नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। ऑन कमोडिटी राउंडअप में सबसे पहले बात करेंगे सोने चांदी की, जहां पर तेजी अच्छी खासी देखने को मिली है और पिछले 24 घंटों में करीबन 4 से 5% की बढ़त हमने चांदी में और सोने में भी यहां पर ऑलमोस्ट $4200 पर आउंस के लेवल्स वापस बनते हुए देखे हैं। आगे जाकर कैसी रहेगी चाल, इस पर होगी चर्चा। लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे अब कॉटन की, क्योंकि यहाँ पर एक तो भावों में गिरावट है पिछले साल के कंपैरिजन में, फसल कम है लेकिन कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ज़्यादा है, इंपोर्ट नियर रिकॉर्ड्स है। यहाँ पर अब आगे जाकर सरकारी खरीद कैसे चेंज हो सकती है, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के एड केडिया, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा एंड एसएन ज्वेलर्स के नयनेश पाचीकर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। अतुल जी, आपसे पहले बात करेंगे और कॉटन को लेकर ऑफकोर्स पिछले 2 दिन लगातार हम यहाँ पर कवरेज करते रहे हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा है कि शायद एक रिकॉर्ड इंपोर्ट यहाँ पर कॉटन में बनती हुई नजर आएगी। ओवरऑल कॉटन का जो सेगमेंट है पिछले 2 साल से थोड़ा सा इन्फ्लक्स है, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट के नंबर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, और साथ ही साथ जिस तरह से बुआई का रकबा है, फसल जिस तरह से आ रही है, सभी कुछ जो पैटर्न वाइज है वो थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आया है। दूसरी बात ऑफ कोर्स यहाँ पर सरकारी खरीद की है, जो 1/3 हम देखते हैं कि सीसीआई ले जाता है। आपने रिसेंटली लेटर भी लिखी है यहाँ पर सरकार को कुछ चेंज करने की मांग की है। आपसे सुनना चाहेंगे क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, गुड मॉर्निंग मनीषा जी। आपने बिल्कुल ठीक बोला। जो इम्पोर्ट है लास्ट ईयर 41 लाख बेल हुआ और इस साल करीब 45 लाख बेल्स इम्पोर्ट होने जा रहा है। तो ये पिछले 100 साल में इतना इम्पोर्ट नहीं हुआ है। और ये इम्पोर्ट इसलिए हो रहा है कि जो गवर्नमेंट एमएसपी पे परचेज करती है, तो लास्ट ईयर पूरा साल सीसीआई के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल मार्केट से बहुत ज्यादा थे, तो मिलों ने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन सस्ता मिलता था। तो हमारे यहाँ स्टॉक भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, जिससे लोकल के जो उद्योग हैं उनको सारों को प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे जिनिंग 4000 जिनिंग फैक्ट्रीज में मुश्किल 50 जिनिंग फैक्ट्रियां चल रही है। तो और जो लोकल ट्रेडर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, सबको काम नहीं मिल रहा है एमएसपी की वजह से। तो हमने गवर्नमेंट को 27 अक्टूबर को एक लेटर लिखा और हमने बोला कि ये एमएसपी पे जो आप परचेज करते हो कॉटन, उससे ना तो फार्मर को फायदा होता है ना किसी को इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। तो हमने गवर्नमेंट को लिखा है कि आप एमएसपी की परचेज स्टॉप कर दीजिए और उसके बदले फार्मर को भावांतर योजना में डायरेक्ट फंड ट्रांसफर करिए। क्योंकि अभी जो एमपी हो रही है 30% परचेज होता है, उसमें 30% फार्मर का माल खरीदा जाता है, उसमें भी हाफ फार्मर को उसका फायदा नहीं होता है। तो 10% 15% फार्मर को एमएसपी का भाव मिल रहा है। उससे बदले अगर डायरेक्ट एमएसपी भी डायरेक्ट ट्रांसफर भी करेंगे तो 60-70% फार्मर, 40-50 लाख फार्मर को उसका फायदा होगा। और जिनिंग फैक्ट्रियां पूरी चलेगी, स्पिनिंग मिल को पहले के जैसे आइस फ्यूचर पे माल मिलेगा तो उसमें भी जान आएगी, ट्रेडर, ब्रोकर सबको बिजनेस मिलेगा। तो एक हमने बताया था कि ये भावांतर स्कीम लागू कर देनी चाहिए, जिससे गवर्नमेंट को भी रिलीफ होगा, फार्मर भी हैप्पी होगा और पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इसका फायदा होगा। और दूसरा हमने सजेशन दिया था कि गवर्नमेंट जो सीसीआई जिनिंग करती है तो उसमें 67% सीड तो इमीडिएटली बेच देती है। तो हमने सजेशन दिया कि अगर सीसीआई एपीएमसी मार्केट में कपास खरीदती है एमएसपी भाव पे, तो वहीं पे अगर जीनर को ऑक्शन कर देगा और 7-8% लॉस बुक करके जीनर को माल दे देगा तो पूरी इंडस्ट्री ठीक चलेगी। और सीसीआई को, गवर्नमेंट को जो अभी लॉस हो रहा है एमएसपी जिनिंग करने में, उससे आधे लॉस में एमएसपी हो सकता है। तो ये 2 सजेशन हमने गवर्नमेंट को दिए हैं मनीषा जी, जिसपे हमारे को ऐसा लगता है कि इस पे पॉजिटिव व्यू होगा गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि फार्मर तक एमएसपी का फायदा पहुंचे, जो अभी नहीं पहुंच रहा है। जी मनीषा जी। अतुल जी, कब अब क्योंकि आपने सरकार के सामने ये रिप्रेजेंटेशन अब यहाँ पर रख दिया है, अब आगे इसकी क्या बातचीत है आपकी सरकार के साथ? कब तक ये सुनवाई होगी और क्या एक्सपेक्टेड है?
जी, हमारे को नेक्स्ट वीक में सब पूरी इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने बुलाया है न्यू दिल्ली, इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो हमारा एसोसिएशन जो भी सभी डायरेक्टर मिलके इस पे योग्य निर्णय लेंगे और उस हिसाब से हम गवर्नमेंट से डिस्कशन करेंगे मनीषा जी। अतुल जी, जिस तरह से हमने यहाँ पर प्राइसेस में मूवमेंट आते हुए देखी है और ऑफ कोर्स किस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार एज ऑफ नाउ देखते हैं और भारतीय बाजार कितनी पैरिटी पे हैं? जी देखिए, कल न्यूज आया था कि चाइना का कॉटन का कंजम्पशन कम होने जा रहा है। तो वो न्यूज आने पे आइस फ्यूचर जो है वो 1 से 1.5 सेंट कम होके कल फर्स्ट टाइम हमने देखा कि लास्ट 2 साल में सबसे लोएस्ट दिसंबर आइस फ्यूचर ने 63 सेंट का भी बॉटम तोड़ दिया और अभी आज भी वो 63 सेंट पे है। तो 63 सेंट लास्ट 2 साल का बॉटम है। तो पूरे वर्ल्ड मार्केट पे अभी ब्राजील का और चाइना का क्रॉप बड़ा होने से कॉटन के ऊपर प्रेशर है, आइस फ्यूचर पे भी प्रेशर है मनीषा जी। और वो प्रेशर हमें इंडिया में भी दिख रहा है। जो लास्ट ईयर का एवरेज प्राइस था 55-56,000, वो अभी कॉटन ट्रेड 51 से 52,000 पे ट्रेड कर रहा है। अगर सीसीआई कैसे माल लेती है, कितना माल लेती है, उसके ऊपर हमारा इंडिया का कॉटन मार्केट चलेगा। अगर सीसीआई माल नहीं लेगी तो भाव और भी कम हो सकते हैं और सीसीआई अगर परचेज चालू कर देगी तो रेट यहाँ पे स्टडी हो जाएगा, ऐसा दिख रहा है मनीषा जी। मगर इंटरनेशनल मार्केट का बहुत प्रेशर है मनीषा जी मार्केट के ऊपर। एब्सोल्युटली। माफ कीजिए, जैसे अतुल जी आपने बोला कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी इस बात की रहेगी कि आपकी सरकार के साथ अगले हफ्ते किस तरह की मीटिंग होती है, क्या कुछ वहां से निकल के आता है और क्या वो एक नज़रिया बदलता है भारतीय बाजारों के लिए, इंडस्ट्री और किसानों के लिए। तो आपको पूरी शुभकामनाएं उस मीटिंग के लिए अगले हफ्ते आपकी उस मीटिंग के बाद फिर से आपसे बात भी होगी कि क्या कुछ निकल के आया उसमें से। बोलिए, तो कॉटन का हाल है जहाँ पर रिकॉर्ड इम्पोर्ट भारत इस बार करने वाला है 45 लाख बेल्स के आसपास। और फाइनली कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया अब सरकार के साथ अगले हफ्ते ये सुझाने वाले हैं कि एमएसपी हटाकर यहाँ पर भावांतर योजना कॉटन पर भी लगाई जाए। अजय, आपको इस चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। और मुझे याद है लास्ट टाइम जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने कहा भी था कि 2026 में एक तो हम बेस मेटल्स देखेंगे और फिर कुछ एग्री कमोडिटीज देखेंगे। अब जो भी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो एग्री में कह रही हैं कि कॉटन एक ऐसा कमोडिटी हो सकता है जहां पर तेजी देखने को मिल सकती है। तो क्या आपकी नज़र में अगले साल की बुलिशनेस के हिसाब से क्या कॉटन वहां पर आपकी लिस्ट में नाम पाता है? नमस्कार मनीषा जी। देखिए, कॉटन डेफिनेटली काफ़ी टाइम से चला नहीं है, लेकिन देखिए कॉटन को ट्रैक करने का सबसे अच्छा तरीका जो मैंने कोविड में सीखा था वो है कच्चा तेल। देखिए कॉटन की जो लड़ाई है वो पॉलिस्टर से है और पॉलिस्टर या मैनमेड फाइबर है वो कहीं ना कहीं पॉलीमर की रेट्स पे या कच्चे तेल को आप देखिए ब्रांड 63, 64 के आसपास है और आइस कॉटन भी है। 70 के ऊपर ना ब्रांड जा रहा है, 70 के ऊपर आइस कॉटन जा रहा है। मैं जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि अभी भी मार्केट में डिमांड उतनी तरह से उभरी नहीं है। चाहे हम यूएस की बात करें, चाहे यूरोप की बात करें, चाइना ठीक है इंप्रूव कर रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि एज ऑफ नाउ जो कच्चे तेल का आउटलुक 2026 का आ रहा है वहां पे हम ओवर सप्लाई में है एज ऑफ नाउ। तो इतना बड़ा कोई जंप इमीडिएटली दिखाई नहीं दे रहा कच्चे तेल में ओवर सप्लाइड है। तो एज ऑफ नाउ मुझे नहीं लगता जब तक 70 सेंट के ऊपर आइस कॉटन नहीं निकलता है और सप्लाई भी ठीक ठाक है, हमारी डिमांड उतना मूव नहीं कर रहा है, तो कॉटन उस कैटेगरी में एज ऑफ नाउ तो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अगले महीने 2 महीने में कुछ नए अपडेट्स आएंगे तो डेफिनेटली। बट इसके अलावा जैसे हमने पहले भी बताया था कि एग्री एंड बेस मेटल ये थीम हो सकती है 2026 में, जहाँ पे मसाले खास करके जीरा और धनिया की बात करें तो सोइंग की न्यूज के बाद से हमने काफी अच्छी रैली भी इनमें आते हुए देख रहे हैं। ऑलराइट, तो 2026 में मसाले देखने लायक होंगे और यहाँ पर तेज़ी बन भी सकती है। लेकिन जो हेडलाइंस हैं वो क्लियरली आज यहाँ पर सोने चांदी से बनती हुई नजर आई हैं। आज चांदी पर पहले बात कर लेते हैं क्योंकि जो बढ़त है यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। ओवरनाइट ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी थी। एशियन मार्केट में फिलहाल 2% की बढ़त के साथ कारोबार है। $53 अनाउंस तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में आप देख सकते हैं 1,64,000 के ऊपर के कारोबार फिलहाल। बहुत जल्दी चांदी ने अपनी कंसोलिडेशन, करेक्शन और जिस तरह का रिबाउंड दिखाया है, कैसे देखेंगे प्राइसेस? देखिए, जैसे पहले क्रिकेट में टेस्ट मैच होता था फिर T20 है, तो वैसे ही अभी मार्केट में खासकर कमोडिटी में हमने कभी भी पिछले 20-25 सालों में इतना मूवमेंट नहीं देखा। हमने देखा $500 का गोल्ड में करेक्शन आता है और लोअर लेवल से लगभग अगर हम आज की बात करें तो 4250 के करीब आ चुका है, तो करीबन $250-300 का मूवमेंट फिर से आता है। चांदी में भी हमने देखा कि $50 के नीचे गया,
करेक्शन एंटीसिपेट था 47 के आसपास हमने देखा, बट जिस ढंग से पिछले 3 दिनों में हाँ रिवर्सल लग रहा था कि मार्केट में इतना आएगा शटडाउन को लेकर, बट इतना फास्ट और फ्यूरियस आएगा इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। करंटली मुझे लगता है कि यूएस से शटडाउन से लेकर जो अपडेट्स आएंगे वो काफी क्रुशियल होंगे आज या कल के अंदर। टिल देन वी कैन से जब तक ये $51-52 के ऊपर मेंटेन है, 55-55.5 तक का लेवल इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में 1,68,000 का लेवल मिल जाएगा। बट हाँ, जो बड़ा फॉल हमने अक्टूबर में देखा उसके बाद एंटीसिपेट था कि इलियट वेव्स के हिसाब से एक बाउंस एक्सपेक्टेड था, वो आ चुका है। बट फंडामेंटल साइड मुझे लगता है कि अगला 2 दिन थोड़ा सा कॉशियस रहिए। करंटली यस, जो डॉलर में हम 100 के ऊपर नहीं जा पा रहे उसकी वजह से तेजी बनी हुई है। गोल्ड सिल्वर रेशियो ने भी पहली बार हम देख रहे हैं कि 77 के करीब आ चुका है। तो ये सारे कारण रहे जो चांदी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो टाइमिंग 168 तक के लेवल हम चांदी में एक बार देख पाएंगे। आज जिस तरह की तेजी हमने एल्यूमिनियम यहाँ पे आते हुए देखी है, कॉपर ऑफ कोर्स वो बड़ा देख चुका है। जिंक में बाजारों को लगता है कि आएगी तेजी, बिकॉज एल्यूमी पे इन्वेंट्रीज यहाँ पर काफ़ी कम है। एल्यूमिनियम में काफ़ी हद तक वही हाल है। आप लगातार यहाँ पर बहुत बहुत बुलिश रहे हैं बेस मेटल्स पे। अब इस साल के अंत तक किसी को अगर खरीदना हो तो क्या किस तरह के गेन्स करंट लेवल से देखने को मिल पाएंगे? देखिए, साल में मुझे लगता है खाली 15 दिन रह गए हैं, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हॉलीडे मूड बन जाता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहेगा वेदर का रहेगा, चाइना में भी जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि इस बार ठंड अच्छी रहेगी। तो स्मेल्टर्स की जो प्रोडक्शन कट्स ऑलरेडी एल्यूमिनियम पे कैप लगा रखा है चाइना ने प्रोडक्शन पे, तो आई थिंक ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट रहेगा। टाइमिंग प्राइजेस 270 के लेवल कंटिन्यू होल्ड कर रहे हैं। तो अगर मैं खाली दिसंबर तक की बात करूं और ये वेदर कंसर्न्स अगर सामने दिखते हैं तो आई थिंक 284 285 तक के लेवल मिल जाएंगे। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये उससे बड़ी रैली है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे कि एल्यूमिनियम आयन बैटरीज की जो यूज केस डिफाइन होंगे वो एक बड़े ट्रिगर लेके आएंगे एल्यूमिनियम में। बट टाइमिंग ये साल के अंत तक 285 का लेवल हम एल्यूमिनियम में देख सकते हैं, 320 का लेवल जिंक में और 1080 से 1100 के आसपास कॉपर में दिखाई दे सकता है। आज एक फाइनल सवाल यहाँ पर सोने पर लेना चाहेंगे ब्रेक में जाएं उससे पहले, और यहाँ पर आपको क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक जो जिस तरह की मूवमेंट हमने चांदी में आते हुए देखी है, काफ़ी हद तक वही चीज़ यहाँ पर सोने में भी बनती हुई नजर आई है। ऑलमोस्ट नीचे 39-38 के वहाँ पर जाके हमने 4200 के लेवल्स वापस आते हुए देखे हैं। यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या फिर आप कहेंगे यहाँ पर भी थोड़ा कॉशियस रहने की एक्सपेक्टेशन है? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये रेट्स प्रॉपर नहीं है, बिकॉज अगेन अगर मैं $4,500-$4,600 भी बोलता हूँ तो यहाँ से 8-10% है। लेकिन दिस साइड हमने ऑलरेडी देखा कि गोल्ड में अक्टूबर मंथ में हमने 11-12% का फॉल देखा है। तो इन्वेस्टमेंट नहीं, हाँ मोमेंटम है, 4200 के ऊपर अच्छे से होल्ड है। आप 4170 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो स्टॉप लॉस की तरह यूज कीजिए। 4250 तक मिले निकल जाइए, बट बड़ी पोजीशन ना बनाइए, क्योंकि यूएस फेड का ऑलमोस्ट देखो साइनिंग हो चुकी है। और यहाँ पे अगर टेंशन्स कम होते हैं तो उसका एक प्रीमियम जो वॉर हम बोल सकते हैं कंसर्न प्रीमियम था वो स्लिप ऑफ होता हुआ दिखाई देगा। एंड मे बी अगेन हम 3980 3970 का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलिए, बट इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा वेट कीजिए। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया अजय साथ जोड़ने के लिए और वो पूरी राय भी देने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो सोने पर कुछ और बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे एसएन ज्वेलर्स के नैनेश पचिगर। हमारे साथ कार्यक्रम में एसएन ज्वेलर्स के नैनेश पचिगर हैं। नैनेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जहां तक सोने की बात है, एक बहुत बढ़िया रिबाउंड यहां पर बनता हुआ नजर आया है। पहला सवाल आपसे वही है कि आपको क्या लगता है सोने के प्राइसेस अब कहां जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाई शायद इस साल का बन चुका है और भाव एक रेंज में रह सकते हैं। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। शायद ज्वेलर्स को और सभी जो व्यूवर्स हैं उनको लगता ही है कि अभी जो 4000 का लेवल है वो अभी बेस बन चुका है और उसके नीचे शायद इतना नीचे नहीं जाएगा। तो अभी जो खरीदारी है मार्केट में वो अभी मूवमेंट है, शादी की वजह से बहुत अच्छी मूवमेंट चल रही है। और शायद ऐसा ही लगता है कि गोल्ड है अभी 4000 के नीचे तो जा ही नहीं सकता है और ऊपर की साइड अभी और बुलिश लगता है कि और अभी ऊपर जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर है और जो भी बाइंग शादी के लिए जो बाइंग करते हैं वो अभी उन्होंने बाइंग अपनी ही चालू कर दी है। नैनेश जी, किस तरह की खरीदारी आता हुआ देखते हैं इस शादियों के सीजन में, क्योंकि जो दिवाली धनतेरस का हफ्ता है और अक्टूबर का महीना है वो शायद काफ़ी अच्छा गया है ज्वेलर्स के लिए, जिस तरह की खबरें सभी तरफ से आई हैं। लेकिन नवंबर शादियों के महीने के तौर पर जाना जाता है जो कि शुरू हो चुकी हैं। किस तरह की बाइंग फिलहाल देख रहे हैं?
नहीं, अभी मनीषा जी बाइंग बहुत अच्छी चल रही है। पूरे भारतवर्ष में अभी जो बाइंग है और सभी जो ज्वेलर्स है उसके वहाँ अभी परचेजिंग बहुत अच्छी, जो रिटेलर्स है, नवंबर का महीना, नवंबर दिसंबर का जो महीना कहते हैं वो एनआरआई का भी महीना होता है। और क्रिसमस की वजह से भी अभी जो परचेजिंग है वो अभी बढ़ चुकी है। और कहीं ना कहीं अभी जो कस्टमर ने अभी देख लिया है कि $4,000 के नीचे भाव अभी जाएगा नहीं, तो अभी सभी अपने अपने हिसाब से परचेजिंग अभी कर रहे हैं। नरेश भाई, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर हैं वॉच करने के लिए। सोना ऑल टाइम हाइज के आसपास है, चांदी में बढ़त देखने को मिली है, प्लैटिनम यहाँ पर तेज़ी में रहा, डायमंड के प्राइसेस ऑफ कोर्स थोड़े से यहाँ पर स्टेबल रहते हुए नजर आए हैं, लैब ग्रोन ने भी यहाँ पर तेज़ी दिखाई है ओवरऑल बुके में। तो कहाँ पर ज़्यादा खरीदारी बनता हुआ देखते हैं? मनीषा जी, अभी लैब-ग्रोन डायमंड ज्वेलरी में बहुत अच्छी डिमांड है। और सूरत की बात करें तो वहां जहां डायमंड अभी स्लो चल रहा है वहां उनकी जो जगह है वो लैब-ग्रोन ने ले ली है। और लैब-ग्रोन की ज्वेलरी भी अभी पूरे विश्व में बहुत ज्यादा से ज्यादा बिक रही है। और सबसे ज्यादा डिमांड अभी लैब-ग्रोन ज्वेलरी की आ रही है। उसकी वजह से गोल्ड में भी मूवमेंट बहुत अच्छा है। और सिल्वर में कहे तो सिल्वर में भी उनकी वजह से लैब-ग्रोन सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड भी अभी बहुत अच्छी है। नरेश जी, क्योंकि आपने यहाँ पर सूरत की बात की ही, तो किस तरह की फैक्ट्री डिमांड यहाँ पर हम बनता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि यूजली हम सुनते हैं कि सूरत यहाँ पर 15-20 दिन की छुट्टी दिवाली के बाद देता है। इस बार शायद वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला, डिमांड बेहतर निकल के आई है। किस तरह से ओवरऑल सिनेरियो ज्वेलरी का यहाँ पर साल के अंत तक बनता हुआ देखते हैं? अगर इस क्वार्टर की बात की जाए तो पिछले क्वार्टर से उसे कैसे कंपेयर करेंगे? अ, मनीषा जी, अभी जो मूवमेंट था ज्वेलरी का, और फैक्ट्री जो रहती है कि 10-15 दिन के लिए बंद रहती है, टाइम अभी फैक्ट्री सभी फैक्ट्री लैब-ग्रोन की जो भी डिमांड थी लैब-ग्रोन ज्वेलरी की, इसकी वजह से कम 7-8 दिन में ही सभी फैक्ट्री का मूवमेंट स्टार्ट हो गया है। नरेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो हमारे साथ शेयर करने के लिए। वेल, इस बार डिमांड अच्छी खासी है और $4,000 पर आउंस के आसपास के स्तर यहाँ पर बने रह सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे नरेश जी हमें बता रहे हैं, एनआरआईज की बाइंग है, वेडिंग बाइंग है, क्रिसमस बाइंग भी हमने मार्केट्स में आते हुए देखी है, तो उन सब चीज़ों का सपोर्ट है। और जैसे कहा गया कि लैब ग्रोन ज्वेलरी यहाँ पर सबसे बेहतर करती हुई दिखी है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है।